नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल्स देख लेते हैं। आज हम जिन आर्टिकल्स के बारे में बात करने वाले हैं उनमें से जो पहला आर्टिकल है ये है डिजिटल इंडिया के बारे में, डिजिटल भारत के बारे में। हमारे शहरी क्षेत्रों में, हमारे अर्बन एरियाज में डिजिटलीकरण बहुत तेजी से हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास में अभी इंटरनेट पहुंच चुका है, लेकिन हम वही हमारे रूरल इंडिया को देखें तो यहाँ पर इंटरनेट की पहुंच अभी उतनी नहीं है। पिछली गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम से ही फाइबर ऑप्टिक का कार्यक्रम चलाया गया है कि नेशनल फाइबर ऑप्टिक कार्यक्रम, जिसमें हर गांव में नेट पहुंच सके, फाइबर ऑप्टिक पहुंच सके। उसके बाद में प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उन्होंने भी भारत नेट लाया है। लेकिन अभी तक जो हमारा रूरल एरिया है, जिसे हम भारत एक्चुअली में जिसे हम भारत कहते हैं, वहां तक ये पहुंच नहीं हो पाई है। तो उसी के बारे में है पीएम वानी। अभी एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, सरकार के द्वारा कदम उठाया गया, काफी प्रशंसनीय कदम है। तो हम इस आर्टिकल में इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जो हमारा दूसरा आर्टिकल है ये भारतीय न्याय प्रणाली के बारे में बात करता है, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करता है, एक्सेस टू जस्टिस के बारे में बात करता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम जो है वो अभी कितना पीछे है दूसरे देशों के कंपैरिजन में और किन क्षेत्रों में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अंत में हमारा न्यूज इन फ्लैश होता है, जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा भी लॉ सीखो की और भी कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का एमसीक्यू देखते हैं। वह यह है कि हिमगिरी युद्धपोत हाल ही में हमारी जल सेना को मिला है। तो ये जो युद्धपोत है ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम जिसे कहते हैं GRSE। ऑप्शन बी है मजगांव डॉक लिमिटेड, MDL मुंबई। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों ने से मिलकर बनाया है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हमारे वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वह यह है कि भारत की न्याय वितरण प्रणाली कुछ कमियों से ग्रस्त है जो इसके कामकाज में बाधा बनती है। इन कमियों पर चर्चा करें और सुझाव दें कि इन कमियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला आर्टिकल है जो कि है डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल भारत की, कि कैसे भारत में हर एक इंसान तक इंटरनेट पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि एक समय था जब इंटरनेट को हम लग्जरी के रूप में देखते थे, लेकिन समय वो आ गया है कि अभी इंटरनेट एक नेसेसिटी बन गई है। कोई भी सरकारी कार्यक्रम या स्कीम या प्रोग्राम हो, उसकी पहुंच हो, या हमारा स्कूल कॉलेज में एडमिशन का हो, या जॉब पाने में हो, या शिक्षा में हो, हर जगह इंटरनेट की आवश्यकता आज आ गई है। तो ये एक नेसेसिटी बन गई, एक जरूरत बन गई है। तो समाचार में ये कैसे आया? अभी अभी पीएम वानी से यहाँ मतलब है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये लॉन्च किया गया है, ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से जो ब्रॉडबैंड सेवा है वो पूरे भारत में फैलाई जाएंगी। तो पीएम वानी और रूरल कनेक्टिविटी के बारे में थोड़ी बात करते हैं। ये पीएम वानी है क्या, रूरल कनेक्टिविटी इससे कैसे बढ़ेगी? तो जैसे आपको पुराने समय में याद होगा कि हर मार्केट एरिया में या हर हमारे गली वगैरह में, हमारे लोकेलिटी में पीसीओ हुआ करते थे। ये पीसीओ जो है वो किसी एग्रीगेटर के होते थे, किसी व्यापारी के हो सकते होते थे, कोई सर्विस प्रोवाइडर के होते थे। वो सर्विस लेते थे सरकार के द्वारा और वो हमें रिटेल लेवल पे प्रोवाइड करते थे। तो ये पीएम वानी जो है वो भी ऐसा ही होगा। जो दुकानदार है, फॉर एग्जांपल कोई मॉल वाले हो गए, इवन कोई किराना शॉप वाले हो गए, या छोटी छोटी शॉप वाले भी हो गए, तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो है उनसे ब्रॉडबैंड ले सकते हैं। और जो कॉमन इंसान है हमारे और आपके जैसा, वो इस ब्रॉडबैंड सेवा उन्हें दुकानों से मिल जाएंगी, वाईफाई उन्हें दुकानों से मिल जाएगा, तो उसे वो अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन के द्वारा यूज कर सकते हैं। अब बात ये है कि ये फ्री नहीं होगा, इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने की आवश्यकता होगी, जैसे पब्लिक पीसीओ में, पब्लिक बूथ में, फोन बूथ में हुआ करता था। ये बिल्कुल उसी मॉडल पे
आया हुआ है। तो अब ये शॉपकीपर जो किराना वाला है या जो मॉल का ओनर है, ये उसके ऊपर है कि वो सेवाएं लेगा, और वो सेवाएं अगर वो लेना चाहे तो वो सेवा ले सकता है, और ये ब्रॉडबैंड सेवा कॉमन लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे प्रोवाइड मच नीडेड एड टू भारत नेट दैट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ऑल विलेजेस इन इंडिया। तो एनडीए गवर्नमेंट जो है, इनका एक बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट था भारत नेट। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य ये था कि हर गांवों में जाकर हम ऑप्टिकल फाइबर बिछाएंगे। अब ये भारत नेट जो कार्यक्रम है वो केवल इसी सरकार का नहीं था, जो पिछली गवर्नमेंट है यूपीए गवर्नमेंट, उनके द्वारा भी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसे आगे चल के इस गवर्नमेंट ने भारत नेट का नाम दिया और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर हम अभी वास्तविकता में देखें तो भारत नेट का जो कार्यक्रम है, इसने अपनी कई डेडलाइंस मिस कर दी है। मतलब जिस तय तारीख को शुरू होना तय था, उससे कई तय तारीखें आई और चली गई, लेकिन ये कार्यक्रम अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक जो चीज है, जो कमी है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आधारभूत जो ढांचा है वो हमारे पास में नहीं है, उसके चलते हुए ऐसी स्थिति बन गई है। उसके साथ में इतना प्रोत्साहन भी नहीं मिल पाया है इसको, या इतने फायदे भी इसके नहीं देखे गए हैं कि लोग इसमें आकर एंगेज हो। तो सरकार के द्वारा भी थोड़ी कहीं ना कहीं कमी रही है। उसके साथ ही साथ जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके तरफ से भी इतना ज्यादा उत्साह इसको लेकर नहीं देखने को मिला है। ये कुछ कारण है जिसके कारण भारत नेट का कार्यक्रम जो है वो इतना सफल होते हुए नहीं दिखता है। तो रीजन क्या है इसके फेलियर के? पहला तो ये है लैक ऑफ डिमांड, की डिमांड इतनी देखने को नहीं मिली। दूसरा रीजन, फेलियर का रीजन ये है कि लैक ऑफ लास्ट माइल अवेबिलिटी ऑफ इंटरनेट, की इंटरनेट की जो आखिर तक पहुंच होनी चाहिए वो हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। मतलब हमारे देश में बहुत दूर दूर तक गांव बसे हुए हैं। आप अगर देखें तो सुदूर लद्दाख से लेकर रामेश्वरम तक, सिर्फ रामेश्वरम हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे केवल मेनलैंड इंडिया ही नहीं है, उसके साथ में लक्षद्वीप है हमारे पास में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है हमारे पास में। हाल ही में लक्षद्वीप को कोची से जोड़ने की बात की गई है फाइबर ऑप्टिक के द्वारा। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं जिससे हम ये कनेक्टिविटी की समस्या दूर कर सकते हैं। अब इसके साथ में इस फेलियर की रीजन हमने डिस्कस कर लिया, भारत नेट के बारे में, रूरल कनेक्टिविटी की स्थिति हमने पता कर ली। अब बात आती है कि क्या कंसर्न है, क्या चिंताएं है। तो सबसे पहले लीक ऑफ प्राइवेट इन्फो वाइल एक्सेसिंग इंटरनेट। तो एक चीज आप देख सकते हैं, आप जब भी पब्लिक वाईफाई आप स्टेशन पे या आप किसी कैफे में जाते हैं, आप यूज करते हो, तो वहां पे हमेशा ये खतरा बना रहता है कि जैसे वो पब्लिक वाईफाई है। तो वाईफाई को जब आप आपके सिस्टम से कनेक्ट करते हो, अब होता ये है कि एक पब्लिक सिस्टम से आपने आपका लैपटॉप या कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया। अब इससे थ्रेड ये हो सकता है कि जो सिक्योरिटी है, वो आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो खतरे में आ सकती है। तो ये एक समस्या हो गई। उसके अलावा जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन है, उससे जुड़ा हुआ हमारे देश में अभी भी कोई भी कानून नहीं है। तो कोई आपका डेटा चुराता है तो उसके लिए ऐसी कुछ भी तैयारी नहीं है, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म हमारे पास में उस तरीके से अच्छा बना हुआ नहीं है। तो ये एक कमी है जिसमें हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, रिलेवेंट डेटा है, जो हमें जान लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों इतना पुश दिया जा रहा है डिजिटल इंडिया को, डिजिटल भारत को। तो उसके पहले उसमें सबसे पहला जो डेटा हमारे सामने आता है वो है नीति आयोग के सीईओ का। इनका कहना ये है कि 2025 तक इंडियन इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी कर सकती है। तो अगर आपको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है तो आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी को पुश देने का बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके साथ में लेटेस्ट ट्राई के डेटा अगर देखें तो 54% जो इंडियन पॉपुलेशन है ये इंटरनेट यूज करती है। 75th राउंड ऑफ एनएसओ सर्वे जो हुआ है, इसमें ये पता लगाया गया है कि 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज द एबिलिटी टू यूज द इंटरनेट। अब 54% लोगों तक इसका एक्सेस है, लेकिन उसके बावजूद 20% पॉपुलेशन है जो उसको अच्छे से यूज कर सकती है। अब आप इंटरनेट, हम और आप कैसे इंटरनेट सीखे, हम इसे यूज करके सीखे। जब इसकी अवेबिलिटी हमारे पास में आई तब हमें एक एबिलिटी आई कि हम इसको यूज कर सके। तो जब तक आप आपका जो
पहुंच है इंटरनेट की, वो सब दूर रूरल एरिया तक, एक आखिरी छोर तक नहीं पहुंचाएंगे भारत के, तब तक ये जो एबिलिटी है इंटरनेट यूज़ करने की वो भी नहीं बढ़ सकती है। आज अगर हम लिटरेसी की बात करें तो लिटरेसी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक चीज़ बन गई है वो ये भी है कि आपको इंटरनेट चलाना आता है कि नहीं, बेसिक इंटरनेट की चीज़ें आपको आती है कि नहीं। उसके साथ में इंडिया इंटरनेट 2019 की रिपोर्ट है जिसमें ये पता लगाया गया है कि रूरल इंडिया हैज़ हाफ ऑफ द इंटरनेट पेनिट्रेशन एज अर्बन एरिया। तो अर्बन इंडिया में जितनी इंटरनेट की पहुंच है उसकी केवल आधी ही पहुंच हमें रूरल एरियाज में देखने को मिलती है। अभी अगर आप हमारे टीएनएस को फॉलो कर रहे होंगे तो हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी आया है जिसमें पता चला है कि कितना ज़्यादा जो गैप है वो महिला और पुरुष, रूरल और अर्बन एरिया है उनमें गैप देखने को मिला है इंटरनेट यूज से संबंधित। चलिए दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, ये है हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पर जब भी हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा फोकस हो जाता है हायर कोर्ट की ओर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की ओर, कि हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारें, जजेस की संख्या कैसे बढ़ाए। लेकिन अगर आप जस्टिस सिस्टम को देखना चाहते हैं तो जस्टिस सिस्टम का फेस कौन होता है? हमारे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, हमारे लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, ये जो कोर्ट्स है ये हमारे है फेस ऑफ द जुडिशरी, जहां पर कोई भी अगर एग्रीव्ड पर्सन है तो सबसे पहले यहाँ पर अप्रोच करता है। तो जरूरत है कि जब भी हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को सुधारने की बात करें तो हमें इस और ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो अदर इनएडिक्वेसी ऑफ द सिस्टम, इसके अलावा कुछ इनएडिक्वेसीज है, वो क्या है? सबसे पहले स्पेंडिंग ऑन जुडिशरी। अगर हम हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखें कि जीडीपी में जितना जीडीपी आता है और उसका एलोकेशन किया जाता है, जितना भी हमारे पास में फंड्स आते हैं हम उसका एलोकेशन करते हैं, तो जुडिशरी को बहुत ही कम पार्ट मिलता है इसका, कि आप कैसे हमारे जस्टिस सिस्टम को बहुत कम पार्ट मिलता है। इसके कारण समस्या ये आ जाती है कि जजेस की सैलरीज इतनी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है एज कम्पेयर टू अगर हम उनके काउंटर पार्ट देखें दूसरी कंट्रीज में। उसके अलावा जो आधारभूत ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी इतना नहीं आ पाता है, क्योंकि जब तक आप स्पेंडिंग नहीं करोगे यहाँ पर तब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज और जो जजेस की सैलरीज है इसमें सुधार नहीं आएंगे। उसके साथ में बेटर लीगल एड इज गिवन लिटिल अटेंशन। तो हमारे देश में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में आया, जिसमें महिलाओं को, एसटी एससी वर्ग को और जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शन है इनके लिए फ्री लीगल एड देने की बात की गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39A जो है वो एक्सेस टू जस्टिस की बात करता है, लेकिन इसको इतना अटेंशन अभी तक दिया नहीं गया, इसे इतना तवज्जो नहीं दी गई है अभी तक, जहां पर हमें काम करने की आवश्यकता है। हमें स्पेंडिंग और अटेंशन दोनों देने की आवश्यकता है हमारे लीगल एड वाले कार्यक्रम में। अगर आप दूसरे देशों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर लीगल एड में बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होते हैं। बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं जो लीगल एड सर्विस प्रोवाइड करने में स्पेशलाइजेशन उनको, और वो सोरली वही काम करते, क्योंकि वहाँ पर उनका जितना भी खर्च है इसकी सारा देखरेख सरकार करती है। तो उसके अलावा जो जज और पॉपुलेशन रेशियो है वो भी हमारी कंट्री में काफ़ी पुअर है, काफ़ी खराब है। अगर हम यूएस की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे हर 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 100 जजेस है। कनाडा में वही संख्या 75 जजेस है पर मिलियन। यूके में ये 50 पर मिलियन पॉपुलेशन पे 50 जजेस देखने को मिलते हैं। भारत में अगर हम जब आते हैं तो भारत में हमें पता चलता है कि पर मिलियन पॉपुलेशन पे केवल 19 जजेस है। अब इन 19 जजेस में भी 1/4 जो पोस्ट है वो खाली पड़ी हुई है। अब ये जो पोस्ट है ये हमें लोअर कोर्ट से लेकर तो सुप्रीम कोर्ट तक अगर हम देखें तो हमें वैकेंसी हर जगह, पोस्ट वैकेंट हर जगह हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का कैसे इसमें इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को लेकर। इसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू इंक्रीज जज पॉपुलेशन रेशियो टू एटलीस्ट 50 पर मिलियन। तो यूके में हमने जैसे यूके, कनाडा, यूएस, कनाडा और यूके की बात करी तो कम से कम यूके में जो मानक तय है कि 50 जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन कम से कम इतने होने चाहिए, ये एक डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। लेकिन अभी तक रियलिटी में इतना हमको इसका इम्प्लीमेंटेशन दिखता नहीं है। सो द गवर्नमेंट इज येट टू ड्रॉ आउट अ नेशनल पॉलिसी और रोड मैप फॉर क्लियरिंग बैकलॉग्स। तो जितने भी बैकलॉग्स है उसे कैसे क्लियर किया जाएगा इसका कोई अभी तक रोड मैप नहीं आया है हमारे पास में।
तो चलिए जो एक्सेस टू जस्टिस की अगर हम न्याय कैसे लोगों तक पहुंचेगा इसकी बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली एक्सेस टू जस्टिस को कहीं फंडामेंटल राइट नहीं बोला, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है हमारा आर्टिकल 39A में बात की गई है एक्सेस टू जस्टिस की। लेकिन जब हम अनीता कुशवाहा वर्सेस पुष्प सदन केस 2016 में हुआ है, इसमें अगर हम ऐसी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग देखें तो इसमें बताया गया है कि जो लाइफ है, लाइफ का मतलब केवल जिंदा रहना नहीं, केवल फिजिकल सेंस नहीं है। लाइफ मतलब है बंडल ऑफ राइट्स दैट मेक लाइफ वर्थ लिविंग। तो ऐसी लाइफ जो वर्थ लिविंग हो, ये एक्चुअली में लाइफ होती है। सिर्फ फिजिकली जीना, इसे हम लाइफ नहीं मान सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मेंशन किए गए हैं। सबसे पहले नीड फॉर एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म। एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म से क्या कि कल को अगर आपकी डिस्प्यूट होती है तो उसको कैसे सेटल किया जाए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म हो। तो यहाँ रोल आता है हमारे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का। दूसरी बात की गई है मैकेनिज्म शुड बी कन्वीनियंटली एक्सेसिबल, कि जो भी आपका मैकेनिज्म है ये अफोर्डेबल हो, सब लोग इस पे पहुंच पाए, पुअर से पुअर, जो लास्ट आदमी है, जो सबसे कमजोर इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड इंसान है, वो भी इसको अप्रोच कर सके। उसके साथ में प्रोसेस ऑफ एडजुडिकेशन मस्ट बी स्पीडी एंड अफोर्डेबल। तो अफोर्डेबल होनी चाहिए, उसके साथ में ये स्पीडी भी होनी है, क्योंकि हमने सुना है, बहुत पॉपुलर चीज है ये कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर आपका ये स्पीडी सिस्टम नहीं होगा तो वैसे भी जस्टिस यहाँ पे डिनाइड हो जाएगा। उसके अलावा एफडीआर के कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स है, ये आपको हमारे पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आप इसको फिर नोट करके रख सकते हैं, एग्जाम में काम आ सकता है ये आपको। तो चलिए हमारे आर्टिकल्स डिस्कशन हो गया, न्यूज इन फ्लैश देखते हैं। तो रिपब्लिक डे होने वाला है हमारी कंट्री में, इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे? इसके चीफ गेस्ट होंगे पीएम बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। पीएम और उसके साथ में ही जो पीएम जॉनसन है, उन्होंने पीएम मोदी को इनवाइट किया है G7 समिट, जो कि यूके में होस्ट की जा रही है। ये हो गया हमारा पहला समाचार। दूसरा जो हमारा समाचार है ये यूएस और तुर्की से संबंधित है। यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं तुर्की पे। तो ये सैंक्शंस क्यों लगाया है? क्योंकि तुर्की ने हाल ही में रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया है, परचेस किया है। उसके चलते हुए सेक्शन 231 ऑफ काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट CAATSA, इस एक्ट के तहत इन्होंने ये सैंक्शंस लगाए हैं। भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हम एक प्रोसेस में हैं, हम भी परचेस करने वाले हैं रशिया से S-500। तो भारत के लिए एक चिंता का विषय यहाँ पर बन जाता है कि या ये सैंक्शंस भारत पे भी लग सकते हैं, क्योंकि तुर्की के खिलाफ अगर कदम उठा सकता है तो हो सकता है यूएस हमारे अगेंस्ट भी ऐसे कदम उठा सकता है। ऑलरेडी हम काफी दिक्कतों से जूझ रहे, कोविड के ये दौर हमारे लिए काफी खराब था। अगर ऐसे कोई सैंक्शंस लगते हैं तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। उसके साथ में आज का दिन जो है December 16, ये विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है। आज ही के दिन बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान से आजाद करा था। पाकिस्तान की मुक्ति बाहिनी और भारतीय सेना ने मिलकर पाकिस्तानी सेना को हराया था और उसके बाद में पाकिस्तान का गठन हुआ था। तो 93,000 पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल जो है, इन्होंने यहाँ पर सरेंडर करा था। तो आधुनिक काल में ये सबसे बड़ा सरेंडर था किसी भी सेना की तरफ से। उसके साथ में हिमालयन सीरो जो है वो पाई गई है। तो ये फर्स्ट टाइम पाई गई है हुरलिंग विलेज इन स्पीति। स्पीति जो है, लाहौल स्पीति एक डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में। तो इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे ये कोल्ड डेजर्ट रीजन है स्पीति, हुरलिंग विलेज जो कि स्पीति रीजन में आता है, वहां पर ये पाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की रेड लिस्ट में ये वनरेबल स्टेटस इन्हें प्राप्त है। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 के शेड्यूल 1 में ये पक्षी आते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शेड्यूल 1 में जो बहुत महत्वपूर्ण जीव जंतु है वो हमने रखे हुए हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971 की इसमें। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पक्षी हो जाते हैं। हमें पक्षियों का कंजर्वेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कोई भी स्पीसीज खत्म होती है तो इससे हमारा जो एक इकोसिस्टम का बैलेंस बना हुआ है वो बिगड़ जाता है, जिससे सबकी खासकर ह्यूमंस की लाइफ काफी ज्यादा अफेक्ट
होती है। तो चलिए हमारा आज का जो डिस्कशन है वो यही खत्म होता है, यही समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है लॉ सीखो जुडिशरी प्रेप सपोर्ट ग्रुप इनर सर्कल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लॉ सीखो की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो चलिए इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।